मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में धारा 43 पर चर्चा कर रहा हूँ। संपत्ति का अंतरण संपत्ति का स्वामी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है। इस सामान्य सिद्धांत का तीसरा अपवाद धारा 43 में दिया हुआ है। प्रथम दो हम धारा 35 और धारा 41 के पूर्व में देख चुके हैं। धारा 43 के सिद्धांत को विबंध द्वारा अनुबंध की पूर्ति, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल भी कहा जाता है। अनुबंध आप जानते हैं संविदा को कहा जाता है। तो जो अनुबंध किया गया था उसकी पूर्ति विबंध के द्वारा किया जाना इस धारा का मुख्य उद्देश्य है। विबंध से अर्थ होता है कि एक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और वह व्यक्ति उसके विश्वास पर यकीन करके कोई कार्य कर लेता है, तो प्रथम व्यक्ति को अपने कही हुई बात से बाद में कभी भी मुकरने नहीं दिया जाएगा। यही सिद्धांत धारा 43 में उल्लिखित है। धारा 43 के सिद्धांत का अगर हम लीडिंग केस का अध्ययन करें तो इसका लीडिंग केस राजपक्षी बनाम फर्नांडो का वाद माना जाता है, जो 1929 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा निर्णित किया गया था। और इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह मत दिया था कि जहाँ की अंतरक ने एक भूमि में निहित हित को अंतरित करने का संकल्प किया है, जो कि अंतरक में अंतरण के समय निहित नहीं था, परंतु यदि वह बाद में उस हित को प्राप्त कर लेता है तो वह प्राप्त हित स्वतः ही अंतरीति को चला जाता है, जिसको सामान्यतया विबंध की पूर्ति करना कहा जाता है। तो जब हम धारा 43 का अवलोकन करते हैं तो धारा 43 की आवश्यक शर्तें या आवश्यक तत्व जो प्रकट होते हैं उनमें पहला तत्व है कि अंतरणकर्ता द्वारा कपटपूर्ण या त्रुटिपूर्ण व्यपदेशन मिसरिप्रेजेंटेशन, यह आप पिछले कक्षा में संविदा अधिनियम में भी पढ़ चुके हैं और हिंदू विधि में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो धारा 43 के लागू होने के लिए यह है कि ट्रांसफरर जो है वो मिसरिप्रेजेंट जो है वो करे। अब मिसरिप्रेजेंट जो करना है वो कपटपूर्ण भी हो सकता है और त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। कपटपूर्ण का अर्थ ये होता है कि वह वास्तविक तथ्य को जानता है लेकिन जानबूझकर अपने स्वामित्व का गलत बयान जो है वो अंतरीति के सामने करता है। और त्रुटिपूर्ण का अर्थ ये होता है कि वास्तव में अंतरक भी नहीं जानता कि वह स्वामी है या नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में धारा 43 जो है वो लागू होती है। इसमें यदि हम केस लॉ की बात करें
तो इसमें लीडिंग केस है गणेश पत्रा बनाम वन बिहारी पत्रा का, जो 2003 का ओडिशा हाई कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया था, और जिसमें यह तय किया गया था कि धारा 43 वहीं लागू की जा सकती है जहां अंतरणकर्ता ने अंतरण के अधिकार के संबंध में कपटपूर्ण या त्रुटिपूर्ण व्यपदेशन किया हो। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक और केस है करतार सिंह बनाम हरवंश कौर का, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 1999 में यह तय किया था कि हरवंश कौर ने जो अपने अवयस्क पुत्र के हिस्से को अंतरण करने का अधिकार प्राप्त न होते हुए भी विलेख में यह लिखते हुए कि वह संपत्ति उसके अवयस्क पुत्र की है, अंतरित कर दी। अब चूंकि वह उसकी स्वामी तो थी नहीं, उसको अधिकार था नहीं, तो ये जो अंतरण हुआ ये वैलिड है या नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने तय किया कि यहाँ पर जो है धारा 43 का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण या कपटपूर्ण व्यपदेशन नहीं पाया गया, क्योंकि दस्तावेज में ये साफ लिखा हुआ था कि संपत्ति अवयस्क पुत्र की है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंतरक द्वारा अपने स्वामित्व के अधिकार के बारे में कपटपूर्ण या त्रुटिपूर्ण व्यपदेशन किया जाना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि अंतरिति का अंतरक पर विश्वास करके आचरण किया जाना। ये जो धारा 43 है, यह ऐसे अंतरिति को संरक्षण प्रदान करती है जो केवल मात्र अंतरक के कथन पर विश्वास करता है, अर्थात उसके द्वारा अंतरिति के द्वारा युक्तियुक्त जांच किया जाना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ऐसे कोई भोले भाले व्यक्ति किसी व्यक्ति के झांसे में न आ जाएं, उनको यह धारा संरक्षण प्रदान करती है। तो अंतरिति का अंतरक के मिथ्या उपदेशन पर आचरण करना विश्वास करके यह अनिवार्य तत्व है। अगर अंतरिति अंतरक के मिथ्या कथन पर विश्वास नहीं करता है, या अंतरिति ये जानता है कि अंतरक को अंतरण करने का अधिकार नहीं है, वह झूठ बोल रहा है, तो फिर ये धारा 43 का संरक्षण जो है वो प्राप्त नहीं होगा। तीसरे आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो अंतरण का सप्रतिफल होना भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर बिना प्रतिफल के अर्थात दान जैसा समयवार है तो वहां पर अंतरिति को संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। चौथे आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो अंतरण के पश्चात अंतरक द्वारा संपत्ति में हित प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर अंतरक अंतरण के पश्चात अंतरित की गई संपत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं करता है तो फिर धारा 43 लागू नहीं हो सकती। धारा 43 के लागू होने के लिए अनिवार्यता यह है कि जिस संपत्ति को अंतरण करने का व्यपदेशन अंतरक करता है उसी संपत्ति में अंतरक का हित प्राप्त करना अनिवार्य है। अब यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वह संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करता है या संपत्ति में किसी एक भाग मात्र को प्राप्त करता है। अगर वह संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त करता है तो संपूर्ण संपत्ति अंतरिति को मिल सकती है, और अगर वह अंतरित संपत्ति में कोई एक भाग उत्तराधिकार आदि के रूप में प्राप्त करता है तो वह प्राप्त भाग जो है
वह अंतरिति को चला जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें एक केस लो की, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कमेटी बनाम वभाया का 2014 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णित वाद है, जिसमें एक पुत्र ने अपनी माता की संपत्ति को कपट से अंतरण कर दिया। अब उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि धारा 43 में अंतर्विष्ट विबंध का सिद्धांत माता के अन्य तो उत्तराधिकारियों के विरुद्ध लागू नहीं हो सकता। पुत्र जो हिस्सा प्राप्त करता है उसी को अंतरिति प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि अंतरित संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तो ही धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे, और अगर पूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, और आंशिक हिस्सा प्राप्त करता है तो आंशिक हिस्सा ही अंतरिति को प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो पांचवा जो आवश्यक तत्व है वो है कि अंतरिति द्वारा समव्यवहार को बनाए रखना तथा तुरंत विधिक कार्रवाई शुरू करना। यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइटल जो धारा का है वो है विबंध द्वारा अनुबंध की पूर्ति, अर्थात अनुबंध का कायम रहना, संविदा का कायम रहना अनिवार्य है। अगर अंतरिति को अंतरक के कपट का पता लग जाता है और अंतरिति अन्य कोई सिविल सूट दायर कर देता है और अपने अनुबंध को भंग कर देता है, तो फिर धारा 43 का संरक्षण अंतरिति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अंतरिति को तब तक धैर्य बनाए रखना चाहिए जब तक कि अंतरक अंतरित संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर लेता। लेकिन धैर्य उसी दिन तक बनाए रखना है जिस दिन तक अंतरित संपत्ति अंतरक को स्वामित्व के रूप में प्राप्त नहीं हो जाती। जिस दिन अंतरक को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है उसी दिन बिना कोई देर किए अंतरिति द्वारा लीगल प्रोसीजर शुरू कर दिया जाना चाहिए। अगर उसने एक नोटिस मात्र भी दे दिया कि आप अपने वचन की पूर्ति कीजिए, तो इसे हम लीगल प्रोसीजर की शुरुआत मान सकते हैं। सामान्यतया विधिक कार्रवाई से अर्थ होता है कि न्यायालय में सिविल सूट फाइल करना, लेकिन उसके लिए एक प्री नोटिस की अनिवार्यता भी रखी गई है, जो आप अगले साल सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे। तो अंतरक द्वारा संविदा को बरकरार रखना और साथ ही साथ जो ही अंतरक में संपत्ति का स्वामित्व आ जाए उसके द्वारा विधिक कार्रवाई शुरू करना भी अनिवार्य है। यदि अंतरक के द्वारा विधिक कार्रवाई शुरू करने से पूर्व ही अंतरक पुनः संपत्ति का अंतरण कर देता है तो उसका प्रभाव क्या होगा, इसके लिए हमको धारा 43 के छठे आवश्यक तत्व को देखना होगा। तो छठा आवश्यक तत्व है सद्भावी सप्रतिफल द्वितीय अंतरिति का प्रभाव। यह होता है कि प्रथम संविदा शून्य सदृश मान ली जाती है, अर्थात अगर अंतरक ने संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के पश्चात उस संपत्ति का प्रथम अंतरिति से भिन्न अन्य अंतरिति को संपत्ति का अंतरण कर दिया है, तो प्रथम अंतरण
लागू न किया जाकर द्वितीय अंतरण को प्रभावी किया जाता है, क्योंकि प्रथम अंतरण जो हुआ था उसमें अंतरक वास्तविक स्वामी नहीं था, उसमें स्वामित्व का गुण नहीं था। और दूसरा जो अंतरण हुआ है वो एब्सोल्यूट फिट एंड फाइन है, क्योंकि वास्तविक स्वामी के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया है। लेकिन इसके लिए अनिवार्यता यह है कि जो द्वितीय अंतरिति है उसको सद्भावपूर्ण होना चाहिए, बोनाफाइड, अर्थात उसको प्रथम अंतरण का पता नहीं होना चाहिए। और दूसरा वह सप्रतिफल अंतरण होना चाहिए, अर्थात दूसरा अंतरण भी प्रतिफल सहित ही होना चाहिए। अगर दूसरा अंतरण बिना प्रतिफल के है या द्वितीय अंतरिति को प्रथम अंतरण का ज्ञान है तो फिर द्वितीय अंतरिति को फायदा नहीं मिलेगा और धारा 43 लागू करके प्रथम अंतरिति को संपत्ति का अंतरण प्रभावी किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें तो कभी कभी धारा 43 के सिद्धांत के अपवाद भी पूछ लिए जाते हैं कि धारा 43 के प्रावधान कब लागू नहीं होते। तो पहला जो अंतर अपवाद है वह है कि अगर अंतरण शून्य या अवैध है तो धारा 43 लागू नहीं होगी। दूसरा, यदि अंतरण का कोई पक्षकार अवयस्क है, असक्षम है, तो धारा 43 लागू नहीं होगी। फिर अंतरित संपत्ति चल संपत्ति होगी तो भी धारा 43 लागू नहीं होती है, क्योंकि धारा 43 के प्रावधान केवल अचल संपत्ति के अंतरणों पर ही लागू होते हैं। फिर छठा आवश्यक तत्व सद्भावना पूर्वक द्वितीय सप्रतिफल अंतरिति अगर है तो प्रथम अंतरिति को फायदा नहीं मिलेगा। फिर प्रथम अंतरण जो है दान जैसा समयवार है, बिना प्रतिफल के है, तो धारा 43 लागू नहीं हो सकती। और अगर प्रथम अंतरिति को अंतरण के समय अंतरक के स्वामी नहीं होने का तथ्य ज्ञात है तो भी धारा 43 के सिद्धांत लागू नहीं होते। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको देखना चाहिए। इसी के साथ कभी कभी धारा 43 और धारा 41 के मध्य अंतर भी जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसमें सामान्य से अंतर है, जो कि आप दोनों धाराएं पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो धारा 41 जो है उसमें अंतरक जो है उसका जो कथन है उस पर अंतरिति को विश्वास नहीं करके युक्त सावधानी से जांच करना अनिवार्य है। लेकिन धारा 43 में केवल मात्र अंतरक के कथन पर विश्वास करना ही अनिवार्य है, युक्त जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह यदि हम बात करें तो धारा 41 में जो अंतरक है वह दृश्यमान स्वामी सदृश होता है, अर्थात वह कभी भी वास्तविक स्वामी की स्थिति में नहीं आता है। लेकिन धारा 43 में जो अंतरक है वह अंतरण के पश्चात स्वामित्व जो है वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो धारा 41 में जो विबंध का सिद्धांत है वो वास्तविक स्वामी के विरुद्ध लागू होता है। लेकिन धारा 43 में जो अंतरण का विबंध का सिद्धांत है वह अंतरक के विरुद्ध प्रभावी होता है, जो कि बाद में वास्तविक स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये कुछ अंतर हैं जो आपको अवश्य देखने चाहिए। तो आज हमने धारा 43 में धारा विबंध द्वारा अनुबंध की पूर्ति की आवश्यक शर्तें, आवश्यक तत्व, केस क्लोज, धारा 41 और 43 में अंतर और धारा 43
कब लागू नहीं होती पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।